नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है रेड प्लस और रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम क्या है। ये हमारा आईआर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है। अब जैसे रेड प्लस जो है ये बेसिकली जो यूएनएफसीसीसी है, यूएनएफसीसीसी के COP 13 का प्रोग्राम है। यूएनएफसीसी के COP 13 का ही प्रोग्राम है। तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसको पूरा समझने के लिए जैसा कि मैं आपको हर बात पे बल देता हूं कि यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो यूपीएससी प्रश्न पूछते समय कभी भी जो दिखाई देता है वहां से प्रश्न नहीं पूछती है, बल्कि उसका प्रश्न जो होता है वो हमेशा जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी बैक साइड से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बैक साइड जो है वो बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। यहां बैक साइड का मतलब होगा पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैकग्राउंड के लिए आपको पता है कि हम इसके बैकग्राउंड में चलें तभी चीजें आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि इस प्रोग्राम का जुड़ाव बेसिकली कहां से है। तो मैं इसको आपको समझाता हूं। सबसे पहले आज हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो उस समस्या का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। उस समस्या का कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है। तो मैंने पहला पॉइंट आपके सामने रखा, वो रखा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा होगी पृथ्वी के औसत तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 1824 में लगभग 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया था, लेकिन अब यह तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसी पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ते रूप को कहा जाता है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है कि पृथ्वी से जो प्रकाश आता है उस आने वाले प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है, परंतु जैसे ही वो सतह से वापस लौटता है तो वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें उस परावर्तित प्रकाश के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। परंतु औद्योगिक काल के बाद जिस तरह से इस औद्योगिकरण हुआ और उसके कारण बहुत तेज गति से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी होने से परावर्तित प्रकाश का अधिक भाग एब्जॉर्ब किया जाने लगा। जब अधिक भाग अवशोषित किया जाने लगा तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगा। इसलिए पृथ्वी के औसत तापमान की बढ़ोतरी का जो कारण है वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसें हैं। वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक कोई उत्तरदायी गैस है तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो हमने देखा कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें नहीं, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा। कुछ मात्रा का होना जरूरी है, लेकिन उसकी जो एक्सेस मात्रा है वो हमारे लिए खतरनाक है। तो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा। और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा क्यों बढ़ी? प्राकृतिक कारण से नहीं, मानवीय कारणों से। मानव ने जो औद्योगिकरण किया, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया, उससे इस प्रकृति में लगातार ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ मनुष्य ने न केवल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी की है, बल्कि उसने एक और घिनौना कार्य किया और वो था इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके वनों की कटाई। वनों की कटाई मतलब वनों को उसने काटना शुरू कर दिया। जब वन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो कार्बन को
एब्जॉर्ब कर जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए अगर वन रहेंगे तो कम से कम उस बढ़ी हुई मात्रा को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन आपने उन वनों को भी काट दिया। जब वनों को काट दिया तो इस स्थिति में वनों को जब काट दिया गया तो इस स्थिति के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो एक कारण जिसका हो गया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण की बात करें तो कारण में एक हो गया ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा, दूसरा वनों की कटाई, और तीसरा एक और ध्यान रखना, वनों का निम्नीकरण। हमने वनों पर ध्यान भी नहीं दिया, वनों का निम्नीकरण, ये भी इसका एक कारण है। इसलिए इन सब बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 1972 के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसे हम इतिहास में स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ये 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन बहुत फेमस है क्योंकि इसी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंटल डे 5 जून, कब? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके बाद में 1992 में कौन सी समिट हुई? तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ जिसको हम रियो समिट के नाम से जाना जाता है। और रियो समिट जो है इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो जो रियो समिट है उसी के नीचे मैंने लिख दिया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी इसी कहा जाता है। और इसका ऑब्जेक्ट था कहीं ना कहीं इस धरती को बचाना। धरती को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को आपको कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोककर ही हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है। तो यहां पर आप देखोगे जो 1992 का रियो समिट हुआ था, उस रियो समिट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे सतत विकास, इसको हम अलग से लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, दूसरा एजेंडा 21, तीसरा जैव विविधता, और चौथा आप लोग ध्यान रखना इसी रियो समिट में यह डिसीजन लिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जो नीति निर्माण भी कर सके और उस नीतियों के क्रियान्वयन में भी अपनी भूमिका अदा कर सके। इसके लिए 1992 में ही एक संगठन के ऊपर चर्चा हुई जिसे हम कहते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम होगा इसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम था। अब यहां पर आप ध्यान रखें कि जो UNFCCC था इसके बारे में बातचीत कब की गई? तो 1992 के अंदर बातचीत की गई, 1992 के अंदर। लेकिन UNFCCC एग्जिस्टेंस में कब आया? तो ये एग्जिस्टेंस में आया 21 मार्च 1994 को। 1992 में रियो समिट के दौरान इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और ये जो है अस्तित्व में कब आया? तो ये अस्तित्व में आया 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। इसका पूरा देखना हो तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, UNFCCC किस समिट के दौरान उठा? रियो समिट 1992। और रियो कहां पर है? तो रियो का मतलब रियो डी जेनेरो से है, जो कि ब्राजील का बहुत बड़ा शहर है और
क्राइस्ट द रिडीमर के लिए फेमस है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब अस्तित्व में आया? तो 21 मार्च 1994 को। इसकी ड्राफ्टिंग कब तैयार की गई थी? तो उत्तर होगा 1992 में। फिर ये आए कि क्या है इसका स्वरूप कैसा है? तो बेसिकली ये यूएन का अंग माना जाता है, ये यूएन का अंग माना जाता है। साथ ही साथ इसका सचिवालय कहां पर है? तो यूएनएफसीसी का जो सेक्रेटरीट है, इसका सचिवालय जो है वो बेसिकली बॉन में है। और बॉन कहां पर है? तो बॉन जर्मनी के अंदर है। ये बिंदु भी हमें समझना है। फिर तीसरा पॉइंट आपका है कि यूएनएफसीसी क्या करती है? तो ध्यान रखना, इसका मेन उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना और इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण करना। वापस रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना और इस संदर्भ में नीतियों का निर्माण करना। और ध्यान रखना यहां इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि यूएनएफसीसी में यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस होगी, इसके पक्षकारों की प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस होगी। उसी को नाम दिया गया है सीओपी, उसी को नाम दिया गया है सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और वर्तमान में इसमें कितने पक्षकार हैं? तो 197 पक्षकार हैं। आप एक आम बातचीत में कह सकते हो, आम बोलचाल में कह सकते हो कि यूएनएफसीसी का प्रतिवर्ष जो शिखर बैठक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए होती है या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो होती है, उसी का नाम है सीओपी। फिर आपके पास आएगा कि सर ये जो सीओपी जो है, इस सीओपी का पूरा नाम क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 197 इसके पक्षकार हैं। इसका यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो बॉन जर्मनी के अंदर है। फिर पहला क्वेश्चन कि सीओपी फर्स्ट कहां पर हुआ था? तो सीओपी फर्स्ट जो है, सीओपी फर्स्ट कहां पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, उत्तर होगा बर्लिन के अंदर। सीओपी फर्स्ट जो है बर्लिन, और बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। सीओपी सेकंड कहां हुआ था? सीओपी 2 कहां पर हुआ था? तो उत्तर आपका होगा सीओपी 2 जो है ये बेसिकली जिनेवा में हुआ। और जिनेवा कहां पर है? तो उत्तर होगा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर सीओपी 3 कहां पर हुआ था? सीओपी 3 हुआ क्योटो के अंदर, क्योटो के अंदर। क्योटो कहां पर है? जापान के अंदर, क्योटो जापान के अंदर है। तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको बहुत इस तरह से ध्यान में रखने हैं। और आप देखिए ये एग्जिस्टेंस पे कब आया? 1994 में। कौन? यूएनएफसीसी। इसकी पहली मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुई? तो 1995 में जर्मनी के अंदर। दूसरी कहां हुई? जिनेवा 1996 के अंदर। और सीओपी 3 जो है वो कहां पर हुई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड कहां पर हुई? तो क्योटो शहर जापान के अंदर। उसी को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, उसी को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। और ध्यान रखना, अभी तक जितनी भी सीओपी हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक विकसित देशों के लिए बाध्यकारी नियम बनाने का प्रयास किया गया। अब सीओपी 3 ऐसे आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है। सीओपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूरी लिस्ट तैयार करनी है। इसमें मैं चर्चा थोड़ा सा करना चाहूंगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से। और जो चर्चा करना चाह रहा हूं वो आपका है सीओपी 13 के ऊपर। सीओपी 13 में 3 से सीधा आ रहा हूं 13 के अंदर। और सीओपी 3 जो है, सीओपी 3 किसका होगा? यूएनएफसीसी का। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 जो है ये 2007 में कहां पर हुआ? तो मैंने एक बार ये पूरा समझा दिया आपको। ये समझाने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। ध्यान रखना, ओवरऑल हम जो भी बोलेंगे सीओपी के अंदर उसका एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों की बड़ी मात्रा में कमी करना, वनों की कटाई को रोकना, वनों के निम्नीकरण को रोकना। ये सब पॉइंट्स उसमें आएंगे। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे
तो जाहिर सी बात है, मैंने यहां पर कहा कि यहां से ये मैंने कहा कि UNFCCC मैंने समझा दिया है। इस UNFCCC का COP13 जो है ये बेसिकली 2007 में किस जगह पर हुआ, तो ये 2007 में हुआ नुसा दुआ के अंदर, नुसा दुआ में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 कहां हुआ, तो नुसा दुआ। नुसा दुआ कहां पर है, तो नुसा दुआ बेसिकली बाली द्वीप पर है। कहां पर है, बाली आइलैंड। और बाली आइलैंड कहां पर है, तो बाली आइलैंड है इंडोनेशिया के अंदर, बाली इंडोनेशिया के अंदर है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 का आयोजन वर्ष 2007 में नुसा दुआ में हुआ। नुसा दुआ कहां पर है, तो बाली आइलैंड में है। बाली द्वीप कहां पर है, तो इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है। यहां पर ध्यान रखना कि बाली आइलैंड पर नुसा दुआ में जो इन तमाम देशों की जो बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुई, उस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए उसे किस और नाम से भी जाना जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बाली रोड मैप। मतलब जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों की श्रृंखला को एक साथ किस नाम से जानते हैं, बाली रोड मैप। बाली क्या है, बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर एक सिटी है, उस सिटी का नाम जो है वो क्या है, नुसा दुआ है। कई बार यूपीएससी इतनी डेप्थ में से क्वेश्चन पूछती है कि लोग चकरा जाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टडी बहुत डेप्थ में की हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, बाली रोड मैप तैयार किया गया। आपसे पूछे कि COP13 के इंपॉर्टेंट निर्णय क्या थे, या नुसा दुआ सम्मेलन के प्रमुख निर्णय क्या थे। इसी को आप ये भी कह सकते हैं नुसा दुआ सम्मेलन, नुसा दुआ सम्मेलन भी इसको कहा जा सकता है, और इसी को कहते हैं बाली रोड मैप। ध्यान रखना, बाली रोड मैप में या नुसा दुआ सम्मेलन में मुख्यतः 3 निर्णय लिए गए थे। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको ध्यान रखते हैं, किसमें, बाली रोड मैप के अंदर 3 इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे। नंबर 1, इसी सम्मेलन में रेड प्लस का निर्णय लिया गया, रेड प्लस का निर्णय लिया गया। तो आप देखिए, मैंने सिर्फ इस रेड प्लस को समझाने के लिए इतनी बात बताई है ताकि आपको बहुत डेप्थ में इस चीज समझ में आए। तो सबसे पहले इसी सम्मेलन में रेड प्लस का निर्णय लिया गया। दूसरा, इसी में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मुद्दे पर सभी देशों में सहमति बनाने पर बातचीत हुई कि ग्रीन हाउस गैसें हैं जो है, ग्रीन हाउस गैसों की रोक पर सहमति बनाने के प्रयास भी यहां पर हुआ था। और तीसरा जो है, वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त हो रही है। क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त हो जाएगी, ये कहां कह रहे हैं, 2007 में। तो उस क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता की समाप्त होने जा रही है, तो उसके बाद की रणनीति कैसे तैयार की जाए। ध्यान रखना, उसकी बाद की रणनीति का ही परिणाम है पेरिस समझौता, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन यहां पर बाली रोड मैप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा और जो आपके एग्जाम से आ सकता है, वो था इसी सम्मेलन में किसका निर्णय लिया गया था, तो इसी सम्मेलन में रेड प्लस का निर्णय लिया गया। तो ये रेड प्लस हमें जानना होगा। उससे पहले मेरा ये मानना है कि आपको नुसा दुआ या इंडोनेशिया से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वो इसलिए पूछा जा सकता है कि भारत और आसियान देशों के बीच के संबंध बहुत बेहतर हो रहे हैं, और आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो मतलब अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या
पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश रसिया है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीपीय देश आइलैंड कंट्री कौन सा है? तो उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। 13,000 आइलैंड्स, 13,000 द्वीपों का समूह है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस यहां पर शब्द इंडोनेशिया आया है इसलिए। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है, जिसमें सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, बाली, सुग्रीव ऐसे कई आइलैंड्स यहां पर है। इस इंडोनेशिया की सर्वाधिक जनसंख्या जावा द्वीप पर है, अर्थात 2/3 जनसंख्या तो केवल इसकी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया के 6,000 के आसपास द्वीपों पर जनसंख्या रहती है। 7,000 के आसपास द्वीप ऐसे भी है जहां पर जनसंख्या नहीं है। अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप का वो एकमात्र देश कौन सा है जिससे विषुवत गुजरता है, तो उत्तर होगा इंडोनेशिया। और ध्यान रखना, जहां से विषुवत गुजरता है मतलब वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां बारिश ज्यादा होगी। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां घने जंगल होंगे। जहां घने जंगल होंगे वहां जैव विविधता ज्यादा होगी। इसलिए यहां से एक क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है, क्या कि दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर है? तो होगा ब्राजील के अमेजन के सेलवाज के जंगलों में। ब्राजील के अमेजन के सेलवाज के जंगलों में। लेकिन ब्राजील के बाद सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर है? तो उत्तर होगा इंडोनेशिया के अंदर। वह कौन सा देश है जो अपने 5,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की मूर्ति को छापता है? उत्तर होगा इंडोनेशिया। जबकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। और आपको से जानकर हैरानी हो कि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र का लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे हैं वो गैर इस्लामिक धर्म से रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और बिंदु, जैसे आपसे पूछे कि वह कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया के पास में जिस पर 3 देश बसे हुए हैं, वो है बोर्नियो, जिस पर 3 देश है, बुर्नई, कालीमंतान पे मलेशिया, बुर्नई, सरावाक पे मलेशिया और कालीमंतान। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसएससी में कि दक्षिण पूर्वी एशिया का वह कौन सा देश है, कौन सा द्वीप है जिस पर 3 देश फैले हुए हैं? तो वो होगा आपका बोर्नियो आइलैंड, जिस पर 3 देश है, बुर्नई पहला, दूसरा सरावाक इसका पार्ट है मलेशिया का, और तीसरा कालीमंतान इंडोनेशिया का पार्ट है। यह आप मैप में जरूर देखना। इसके साथ साथ आपका यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है? मलक्का जल संधि। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको उन चीजों को भी बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। एक टीचर जो है उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होता है उसको एक ही टॉपिक को हिस्टोरिकल पॉइंट से, ज्योग्राफिकल पॉइंट से, करंट पॉइंट से, हर साइड से देखना होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कहां से पूछ सकती है। जो इस तरीके से तैयार करेगा वो एक ही साल में इस एग्जाम को निकालेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, और मैंने कहा कि यूएनएफसीसी का COP13 2007 में नुसा दुआ में हुआ, जिसे नुसा दुआ सम्मेलन कहते हैं। नुसा दुआ इंडोनेशिया के बाली द्वीप में है, इसलिए यहां पर लिए गए निर्णय को बाली रोड मैप भी कहा जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था रेड प्लस का निर्णय यहां पर लिया गया। अब हम आगे बढ़ें। और पहला पॉइंट आपका ये होगा कि सर रेड प्लस है क्या? रेड प्लस क्या है? रेड प्लस क्या है? तो इसका उत्तर आपको बताने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या होगा? रेड प्लस जो है, हालांकि इस रेड प्लस का डिसीजन 2005 में ले लिया गया था, लेकिन COP
जो 13 होगा उसमें 2007 में ये फुलफिल होगा। तो यहां पर इसका पूरा नाम जो क्या होगा, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग तो ये इसका पूरा नाम होगा, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यहां पर डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन का आपका अर्थ समझते हो, फॉरेस्ट अगर हम कहें फॉरेस्टेशन तो होगा वनीकरण, वनों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई करना। तो यहां पर होगा वनों की कटाई, वनों की कटाई। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तो वनों का निम्नीकरण। जब हम वनों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको काट देते हैं, उनको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारे पॉल्यूशन से क्या उन पर कोई इंपैक्ट हो रहा है, तो आज हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसका कारण एक तो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा तो है ही है, साथ ही साथ जिस प्रकार से हम वनों की कटाई कर रहे हैं, तो वनों को काटने से जो वन इस कार्बन का संग्रहण कर सकते हैं वो संग्रहण करने की जगह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी की तो उसके अनुपात में पौधे भी लगने चाहिए, लेकिन हम ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में तो बढ़ोतरी करते गए, लेकिन उसके अनुपात में वनों के लगाने के बजाय वनों को उसी हालत में या उसी दर से काट दिया, जिसके कारण वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण से भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कहते हैं कि वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण से 17% जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है उसमें सबसे अधिक उत्तरदायी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा है उस बढ़ी हुई मात्रा का 17% भाग किससे बढ़ रहा है? उसका वनों को काटने से और वनों के निम्नीकरण से। इसलिए यहां पर ये एक रोडमैप तैयार किया गया कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और जलवायु परिवर्तन को कम करना है तो हमें वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण को रोककर कोई ऐसे प्रोग्राम्स चलाने होंगे, जैसे आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम के अंदर, वहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि जिसको झूम खेती भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काट दिया जाता है, काट करके उसकी राख पर फिर खेती की जाती है, फिर 2-3 साल तक वो खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे के वनों को काट देते हैं। इससे वनों के विनाश तो हो ही रहा है, जैव विविधता समाप्त हो रही है, साथ ही साथ जब वन नहीं होंगे तो ग्रीन हाउस गैसें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ अर्थात ये वन अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो कौन देगा? इसलिए जो बाली रोडमैप था उसमें तय किया गया कि हमें वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम उन क्षेत्रों में चलाने होंगे ताकि हम वनों को बढ़ावा दे सके, वनों के निम्नीकरण को रोक सके। उससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में तो कमी होगी, साथ ही साथ हमें जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनों की कटाई हो रही है उस कटाई को रोकने के लिए उस क्षेत्र के लोगों को उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर हमें कुछ ऐसा करना होगा, अलग प्रोग्राम चलाना होगा ताकि हम उस क्षेत्र में इसको रोक सकें।
इसलिए आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि रेड प्लस जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेड प्लस कहां पर हुआ, यूएनएफसीसीसी के कॉप 13 में 2007 में ये प्रोग्राम तैयार किया गया। अब आपसे पूछे कि रेड प्लस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। पहला उद्देश्य क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, और कार्बन उत्सर्जन में कमी तभी आएगी जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी होगी। दूसरा, कार्बन संग्रहण को बढ़ावा देना। दूसरा क्या होगा, कार्बन संग्रहण को बढ़ावा देना। ध्यान रखना, संग्रहण को बढ़ावा तब मिलेगा जब कार्बन उत्सर्जन यदि हो रहा हो और उस कार्बन उत्सर्जन को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर जाए। तो अगर कार्बन संग्रहण कौन कर सकता है, वन कर सकता है, वन फॉरेस्ट कर सकते हैं। और फॉरेस्ट कब कर सकते हैं, जब फॉरेस्ट की कटाई को हम रोकेंगे, फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन को रोकने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और कार्बन संग्रहण को बढ़ावा देना, और इसके लिए आवश्यक इन दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना। आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। तो ध्यान रखना, यहां पर इसी का ही ऑब्जेक्ट है, आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेड प्लस जो है उसका फुल फॉर्म है रिड्यूस, मतलब कम करना, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और कार्बन संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है। मतलब जिन क्षेत्रों में वनों की कटाई हो रही है उसमें आप वित्तीय सहायता दीजिए ताकि वो वनों को न काटे, बल्कि आप इतनी सहायता दीजिए कि वो वनों की कटाई को रोकने के बजाय वनों की रक्षा करे। और वो हेल्प आपको इको टेक्निकली इको इकोनॉमिक देनी पड़ेगी, इको एनवायरमेंटली देनी पड़ेगी ताकि आप इसको रोक सकें। इसके लिए रेड प्लस प्रोग्राम में यह भी कहा गया कि वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण से प्रति वर्ष तकरीबन 17% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। मतलब रेड प्लस प्रोग्राम के अंदर एक बात और इंपॉर्टेंट की गई कि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वनों को काटने से, केवल वनों को काटने से और वनों के निम्नीकरण से पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा बढ़ रही है उसकी 17% मात्रा के लिए दो फैक्टर जिम्मेदार है। कौन से? वनों की कटाई और वनों का निम्नीकरण से दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसके 17% भाग के लिए ये दो पॉइंट जिम्मेदार हैं। कौन से? वनों की कटाई और वनों का निम्नीकरण। इस संदर्भ में रेड प्लस जो है यूएनएफसीसीसी के 64 सदस्यों द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र है जो विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए इंसेंटिव्स देता है। ध्यान रखना, यहां पर यह भी कहा गया कि रेड प्लस प्रोग्राम क्या है। रेड प्लस प्रोग्राम जो है बेसिकली यूएनएफसीसीसी के माध्यम से विकासशील देशों को दिया जाने वाला एक इंसेंटिव है जिसके द्वारा वे अपने देशों में इस प्रकार के वनों की कटाई और वनों के निम्नीकरण को रोक सके। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रित करना भी है, उनके प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कटौती करना भी है ताकि वनों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। सबसे बढ़कर एक बिंदु और ध्यान रखना, रेड प्लस प्रोग्राम के माध्यम से वो यहां तक ध्यान में रखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य भी मापा जाता है और फिर उतने ही मूल्य की कल्याणकारी योजनाओं को उस क्षेत्र में चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में यदि वनों के कटाव को रोका गया, वनों की कटाई को रोका गया, वनों के निम्नीकरण को रोका गया, उस वनों की स्थिति को बेहतर बनाया गया, तो
उस बेहतर स्थिति से जितना कार्बन संग्रहण हुआ उसका मौद्रिक मूल्य निकालकर उतनी वैल्यूएशन की योजनाएं उस क्षेत्र में चलाई जाती है। उस वैल्यूएशन के लिए बाकायदा फंड बना हुआ है जिसके पैसे औद्योगिक विकसित राष्ट्र देंगे। किसके तहत? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, ध्यान रखना। इसी को हम कहते हैं रेड प्लस प्रोग्राम। और यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक किसी एग्जाम के अंदर रेड प्लस प्रोग्राम को पूछा नहीं गया है। ये मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा गया और प्री के अंदर पीसीएस में पूछा गया है। मुझे कंफर्मली याद नहीं है कि ये यूपीएससी में पूछ लिया गया है क्या। अगर पूछा गया तो आप मुझे जरूर बताना कि रेड प्लस प्रोग्राम को क्या पूछा गया है क्या। अब उसके आगे हम बढ़े। और एक आपसे पूछ ली कि रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम क्या। कई जगह रेड हिमालय प्रोग्राम भी है। ये ध्यान रखना, दोनों प्रोग्राम अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्ट लगभग एक जैसे हैं। उद्देश्य वही है, क्या? वनों की कटाई को रोकना और वनों के निम्नीकरण को रोकना। इस क्रम में अगर आपसे ये पूछे कि रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम क्या है, रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम क्या है, तो ध्यान रखना जनवरी 2016 में इस प्रोग्राम की शुरुआत भारत में मिजोरम से की गई। भारत में मिजोरम से की गई। अब आप देखोगे मुद्दा क्या, वनों की कटाई को रोकना और वनों के निम्नीकरण को रोकना। और भारत में सबसे ज्यादा वनों की कटाई और वनों की कटाई कहां पर हो रही है, तो जहां पर ट्राइबल्स ज्यादा है। क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर जो है एक कृषि होती है, इसको हम कहते हैं झूम खेती, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। उस स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों के जो ढाल पर जो वन लगे होते हैं, ये क्योंकि ज्यादातर जो हिल एरियाज हैं, उन हिल एरियाज में ज्यादातर ट्राइबल्स रहती हैं, ज्यादातर ट्राइबल्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वनों को काट कर जलाकर उसकी राख पर खेती करते हैं। अब मान लीजिए 2-3 साल तक उन्होंने इस जगह पर वनों को काटाकर और ये ऐसा किया, फिर ये यहां से ट्रांसफर इस जगह पे हो गई, यहां के वन कट गए, फिर यहां के वन कट गए। तो वनों की जब कटाई होगी तो जाहिर सी बात है कि वनों को काटने से हमें दोहरा नुकसान हो रहा है। दोहरा नुकसान कैसे? नंबर 1 कि वनों की कटाई से जैव विविधता का तो ह्रास हो ही रहा है, साथ ही साथ वनों की कटाई होने से वन जो कार्बन संग्रहण करते हैं, वो कार्बन संग्रहण करेगा कौन? जब नहीं करेगा तो वो कार्बन संग्रहण जो है ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से वातावरण में रहेगा, और वातावरण में रहेगा तो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के परावर्तित प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए भारत के उन क्षेत्रों से रेड प्लस प्रोग्राम को शुरू किया गया जहां पर स्थानांतरित खेती या वनों की कटाई ज्यादा है। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की गई? तो भारत के मिजोरम से की 2016 से। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर ये रेड प्लस प्रोग्राम वर्तमान में चर्चा में क्यों है? तो ध्यान रखना, चर्चा में क्यों है, तो इसका उत्तर ये होगा कि ये जो प्रोग्राम था, इसकी अवधि 2016 से 2018 तक थी। 2016 से 2018 तक थी, लेकिन हाल ही में इसकी अवधि को बढ़ा करके जुलाई 2020 कर दिया गया है। इसकी अवधि को बढ़ा कितना कर दिया गया है? जुलाई 2020 इसकी अवधि को कर दिया गया है। फिर आपसे तीसरा पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वही ध्यान रखना है, वनों का निम्नीकरण और वनों की कटाई को रोकना। लेकिन कुछ शब्द और बोल दीजिए आप, क्या? इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हिमालयी राज्यों में, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के हिमालयी राज्यों में वनों के निम्नीकरण और वनों की कटाई को रोकना है, या वनों के ह्रास को रोकना है। ये इसका ऑब्जेक्ट होगा।
फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर रेड प्लस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को संचालित कौन कर रहे हैं? इस प्रोग्राम को भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन अनुसंधान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है किस प्रोग्राम को चला रही है? तो ध्यान रखना, रेड प्लस प्रोग्राम जो है, रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम जो है, उसको भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद चलाई जा रही है। और इसको एवं किसके माध्यम से सहयोग और मिल रहा है? तो एक तो आप लिखना अंतरराष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास, अंतरराष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास संस्थान जो है उसका, और साथ ही साथ ध्यान रखना इसको कौन चला रही है? तो ये दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। दोनों कौन? भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं अंतरराष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास जो है वो इसको चला रहे हैं। इसको कहां से अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है? तो इसको मिल रहा है जर्मनी के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण, जर्मनी की पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण, जर्मनी की पर्यावरण एवं प्रकृति संस्करण एवं नाभिक सुरक्षा मंत्रालय एवं नाभिकीय सुरक्षा मंत्रालय, मतलब जर्मनी का एक मंत्रालय है जिसका नाम पूरा क्या है? जर्मनी का पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण एवं नाभिकीय सुरक्षा मंत्रालय जो है वो भारत में चल रहे रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम को सहायता प्रदान कर रहा है। फिर आपसे पूछे कि इसमें कौन से देश शामिल हैं, क्योंकि हिमालय तो कई से गुजरता है। तो रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम में भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार। वापस बोल रहा हूं, भारत, कौन से 4 देश इसमें हैं? तो इसमें 4 देश भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल। इसमें 4 देश हैं, भारत, भूटान, म्यांमार और नेपाल शामिल है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ये पॉइंट जो है आपको यहां पर याद रखना है कि इसमें कौन कौन से शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट हम चलें और आपसे पूछे कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा करें। ये शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो ये वर्ष 2009 में हुआ, और 2009 में हुआ। कौन सा सीओपी था ये? तो सीओपी 15 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के नाम से था। किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? तो उत्तर होगा UNFCCC। और कुल मिला के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन। ऑब्जेक्ट एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन। किसमें आएगा? कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। तो यहां पर हमने लिख दिया कोपेनहेगन जो है बेसिकली डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहां पर यह भी ध्यान रखना। अब सबसे पहले आपसे पूछे
कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन जो हुआ उसका संबंध किससे है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ष 2009 में COP15 के नाम से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था। ये पॉइंट आपको इसमें मोटा मोटा पॉइंट याद रखना है। अब इसमें ध्यान रखना, कोपेनहेगन जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ पॉइंट आप मेरी तरफ से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो ये कि सबसे पहले आपसे अगर ये पूछ ले कि नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, आपसे पूछ ले कि नॉर्डिक कंट्री किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं हिंदी में नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्री किसे कहते हैं, तो वे देश जो नॉर्थ पोल के नजदीक हैं, जो उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, उसे नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। और नॉर्थ पोल के नजदीक आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के नजदीक ये आ गया ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, फिर यहां पर ये आइसलैंड, फिर ये नॉर्वे, ये स्वीडन और ये फिनलैंड। तो आप देखिए, और यहां पर ये डेनमार्क है। तो वैसे तो डेनमार्क जो है ना, वैसे डेनमार्क इससे काफी दूर है नॉर्थ पोल से, लेकिन ग्रीनलैंड किसके अधीन आता है, डेनमार्क के। इसलिए ध्यान रखना, नॉर्डिक देशों में कितने देश आएंगे आपका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। डेनमार्क क्यों आएगा, क्योंकि डेनमार्क के अधीन ही आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, जो विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। इसलिए यहां पर आपसे अगर ये भी पूछे कि डेनमार्क किस प्रकार का देश है, तो उत्तर होगा डेनमार्क एक नॉर्डिक कंट्री है। तो नॉर्डिक देश मैंने यहां पर लिख दिया। अब इससे रिलेटेड दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दो पॉइंट्स में क्या कि एक तो इस शिखर सम्मेलन से पहले, इस शिखर सम्मेलन से पहले दो घटनाएं हुई। इस शिखर सम्मेलन से पहले दो घटनाएं हुई और उन दो घटनाओं ने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। मतलब इस सम्मेलन से पहले दो घटनाएं हुई, उन दो घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान उन दो घटनाओं की ओर आकर्षित हुआ। उसमें एक थी नंबर वन मालदीव, और दूसरी घटना हुई कहां, नेपाल के अंदर। पहली घटना मालदीव से रिलेटेड और दूसरी कहां पर हुई, नेपाल। आपको सर मालदीव का नाम आपने क्यों लिखा, तो देखो ये भारत और भारत के लगभग दक्षिण में एक देश है जो लक्षद्वीप के दक्षिण के अंदर है, और इस देश को हम कहते हैं मालदीव। इसी देश को हम कहते हैं मालदीव। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, और इस सबसे छोटे देश ने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाया है क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और समुद्र का बढ़ता यह जलस्तर मालदीव जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि मालदीव एक प्रवाल द्वीप है। मालदीव कैसा द्वीप है, प्रवाल द्वीप। प्रवाल जो होते हैं ना, वो प्रवाल समुद्री जीव होते हैं, उनके अस्थि पंजरों से जो द्वीप बनता है उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। और यहां पर उस समय वर्ष 2009 में जिस समय कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन हो रहा था, उससे पहले, इस सम्मेलन से पहले मालदीव के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अन्नी नशीद। मालदीव के प्रेसिडेंट थे 2009 से पहले मोहम्मद अन्नी नशीद। मोहम्मद अन्नी नशीद ने क्या किया कि समुद्र के अंदर, मतलब हिंद महासागर में अंदर जाकर उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक की, और इस प्रकार की दुनिया में पहली कैबिनेट की बैठक थी। आपसे पूछे कि दुनिया की पहली कैबिनेट की बैठक जो समुद्र में हुई, तो उत्तर होगा
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद अली नशीद की कैबिनेट की बैठक हुई, वो समुद्र के अंदर थी। अब आप कहोगे सर उन्होंने समुद्र के अंदर कैबिनेट की बैठक क्यों की? समुद्र के अंदर कैबिनेट की बैठक क्यों की? तो इसका उत्तर होगा कि उन्होंने समुद्र के अंदर कैबिनेट की बैठक इसलिए की ताकि वो पूरी दुनिया को यह ध्यान दिला सके कि अगर हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया तो मालदीव जैसे देश ग्लोबल वार्मिंग के कारण, समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण डूब जाएंगे और हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और ऐसी भविष्यवाणियां कर दी गई है कि वर्ष 2050 तक इन देशों को इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो संकट पहले ही आ जाए। इसलिए मालदीव जैसे देशों के सामने बहुत बड़ा खतरा आ चुका है कि वो, क्योंकि उनकी ऊंचाई समुद्र से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कोरल आइलैंड्स हैं, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा खतरा उनको अपने आप को बचाना है। इसलिए मोहम्मद अली नशीद ने समुद्र के अंदर जाकर बैठक करके दुनिया की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था। किस बैठक से पहले? कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन से पहले। फिर दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा होगा, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटी जो है, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? नेपाल में है। और नेपाल का उत्तरी क्षेत्र जो है वो आप लोग जानते हैं, यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के पास, जस्ट उसी चोटी के पास में एक जगह है, उस जगह का नाम है काला पट्टार। उस जगह का नाम क्या है? काला पट्टार। उस जगह का नाम काला पट्टार है। तो कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन से पहले उस समय के नेपाली प्रधानमंत्री ने माउंट एवरेस्ट के पास जाकर काला पट्टार नामक जगह पर अपनी कैबिनेट की बैठक की। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर की जाने वाली पहली कैबिनेट की बैठक थी, जो किसने की? नेपाली प्रधानमंत्री ने। आप उस नेपाली प्रधानमंत्री का नाम बताएं, मुझे याद नहीं है। और आप नाम बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने आज इतना काम मेरे लिए किया है। तो ये पॉइंट आप यहां पर स्पेशली ध्यान में रखेंगे। क्या कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में जहां एक और मालदीव ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर पर ध्यान दिलाने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस प्रकार से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद अली नशीद ने समुद्र में जाकर बैठक की। ये दुनिया के किसी राष्ट्रपति की पहली समुद्र में बैठक थी, कैबिनेट बैठक थी। तो दूसरी ओर नेपाल से देश ने अपने ग्लेशियर्स के पिघलते रूप को दिखाने के लिए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके लिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास जाकर काला पट्टार नामक जगह पर बैठक की, जो दुनिया की सबसे ऊंची कैबिनेट की बैठक थी। ये दोनों घटनाएं कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन से थोड़े दिन पहले हुई थी। फिर तीसरा पॉइंट कि जो ये कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन था, इसमें बहुत सारे बिंदु ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ था? तो यहां पर था, यहां पर एक गैर आबदकारी समझौता हुआ। गैर आबदकारी समझौता। गैर आबदकारी समझौता, इसका मतलब क्या होगा कि जो समझौता होगा वो बाध्यकारी नहीं होगा। ये कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के दौरान ये समझौता किसके बीच में हुआ था? तो ये समझौता अमेरिका एवं वैश्विक देशों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? अमेरिका और वैश्विक देशों के बीच में गैर आबदकारी समझौता हुआ था। इसकी चर्चा मैं आगे पेरिस समझौते के अंदर करूंगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना कि बेसिक क्या है।
तो ध्यान रखना, जब जब ग्लोबल वार्मिंग की बातचीत होती है, जब जब ग्लोबल वार्मिंग पर विश्व शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उस समय विकसित देश हावी हो जाते हैं और वो अपनी नीतियों के दुष्चक्र को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। गलतियां उसकी थी, परिणाम हम भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी जब भी वो कोई निर्णय लेते हैं तो हमें भी शामिल करते हैं, जबकि हम विकासशील देश हैं। तो यहां पर एक निर्णय हुआ, कब, कि बेसिक देश किसे कहते हैं? दुनिया के 4 विकासशील देश, और 4 विकासशील देश बेसिक, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। बेसिक जो है, देखो यहां पर BA मतलब यहां ब्राजील से ही है, S साउथ अफ्रीका, I इंडिया और C चाइना। ये 4 देश है। ये दुनिया की 4 सबसे बड़े विकासशील राष्ट्रों में से एक है, जिसमें दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत और चाइना, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश साउथ अफ्रीका। इन 4 देशों ने ये यूनाइटेड रूप से काम किया कि हमें एक होकर के जब जब विश्व शिखर सम्मेलन क्लाइमेट चेंज पे हो, हमें एकजुट रहना चाहिए। हम एकजुट होकर विकसित देशों के सामने अपनी बात को रखें, ताकि हमारे पर इन देशों द्वारा किसी भी प्रोटोकॉल में किए जा रहे समझौते हमारे पर थोपे नहीं जाए, बल्कि हम उनका सहयोग करें और उस सहयोग के बदले ये हमारे अंदर वित्तीय और तकनीकी निवेश करें, जो मैंने आपको कल समझाया था, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ विकास तंत्र। उस स्वच्छ विकास तंत्र की बात भी यहां पर की गई, तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक होगा कानकुन सम्मेलन। कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, सबसे पहला क्वेश्चन, कानकुन सम्मेलन कब हुआ? 2010 में। कहां हुआ? तो उत्तर होगा कानकुन में। और कानकुन कहां पर है? तो उत्तर होगा मैक्सिको के अंदर। कानकुन कहां पर है? मैक्सिको के अंदर है। और ये कौन सा, ये सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नेतृत्व में हुआ था। तो फिर कौन सा UNFCCC का ये COP कौन सा था? तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 था, ये COP 16 था, ये COP 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 के नाम से था ये। अब इसमें जो कानकुन सम्मेलन था, कानकुन कहां पर है? कानकुन मैक्सिको का प्रमुख शहर है। वहां पर वर्ष 2010 में एक सम्मेलन हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस बन जाती है, कानकुन सम्मेलन। इस कानकुन सम्मेलन के जो डिसीजन थे, वो निर्णय क्या थे, उसको हमारे लिए देखना जरूरी है। तो ध्यान रखना, उसका पहला पॉइंट, कानकुन सम्मेलन में जो इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए, उसमें पहला पॉइंट जो होगा वो क्या था? इसमें जो पहला निर्णय लिया गया वो था हरित जलवायु फंड स्थापित करने का निर्णय था। हरित जलवायु फंड या हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसको हम कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसी को हम कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड।
ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय यहां पर लिया गया। आपसे पूछे कि पहली बार किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय लिया गया, मतलब एक ऐसा फंड जिसके माध्यम से हम इस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में बदलने के लिए, रेड प्लस जैसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, दुनिया में वनों के संरक्षण के लिए, हम जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए और इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए हरित जलवायु कोष की स्थापना करें, जिसको नाम दिया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। और जाहिर सी बात है, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने में किसकी भूमिका होगी, तो विकसित औद्योगिक राष्ट्रों की। और ये फंड स्पेशली कहां खर्च होगा, तो विकासशील और अल्प विकसित देशों में, ताकि इस जलवायु का, इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का और इस पारिस्थितिकी का संरक्षण करके हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। ध्यान रखना, इस फंड की देखरेख के लिए एक हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई। इसकी देखरेख के लिए हरित जलवायु, कौन सा बोर्ड बना, हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई। हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन फंड, हरित जलवायु ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड की स्थापना की गई, ताकि उस फंड का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। और जो हरित जलवायु फंड बनाया गया, उसके लिए अंतरिम ट्रस्टी किसको बनाया गया था, इसके लिए अंतरिम ट्रस्टी, मतलब इसका ध्यान कौन रखेगा सही तरीके से, तो ट्रस्टी इसका बना दिया गया किसको, वर्ल्ड बैंक को। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कानकुन सम्मेलन कहां हुआ, 2010 में कानकुन मैक्सिको में। किसके नेतृत्व में, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये COP की कौन सी मीटिंग थी, तो COP 16 ये था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय क्या था, हरित जलवायु बोर्ड की स्थापना करना। ध्यान रखना, जब हरित जलवायु बोर्ड बनेगा तभी ये वित्तीय निवेश किया जा सकेगा। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय लिया गया, और इस ग्रीन क्लाइमेट फंड की देखरेख के लिए हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई, और इसका अंतिम ट्रस्टी किसको बनाया गया, तो उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक को इसका अंतिम ट्रस्टी बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक को इसका अंतिम ट्रस्टी बनाया गया था। तो दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट था पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में मैंने बहुत सारे समिट्स की बात की, रेड प्लस की बात की, रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम की बात की। आप इसका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करने का प्रयास करना। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।